गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो जैसे कि जो दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी 1858 के भारत सरकार अधिनियम पर, तो आज हम बात करने जा रहे हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम पर। अपना आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस अधिनियम को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, अब जो इससे पहले का थोड़ा टाइम पे आप जाएंगे तो 1857 में विद्रोह चल रहा था, जिस विद्रोह को आप सैनिक विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये विद्रोह चल रहा था। तो इस विद्रोह की वजह से उन जो भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे और वो अपने प्रशासनिक ढांचों को मजबूत करने के लिए, अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए उन्होंने भारतीय लोगों की कमी को महसूस किया। उन्होंने सोचा कि हम भारतीय लोगों को अगर अपने प्रशासनिक ढांचे में उनको हम ले लें किसी भी तरीके से, तो उनकी वजह से हम भारत पर अच्छी तरीके से प्रशासन कर पाएंगे। इस प्रशासनिक ढांचे को अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भारतीय लोगों को सहारा बनाना शुरू किया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम। और इसीलिए भारतीय लोगों को शामिल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कितने अधिनियम किए? 1861 का अधिनियम किया था। ठीक है, उसके बाद वो और भी कई अधिनियम लेकर आते हैं। 1909 का लाते हैं, 1892 का लाते हैं। तो इस तरीके से वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो अधिनियम लाते रहे। तो आज हम उनमें से 1861 के अधिनियम पर बात करेंगे। और जो 1861 का अधिनियम है, इसका जो महत्व है वो आपने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। इसके प्रावधान क्या हैं, यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम को हम समझेंगे। देखिए, पहला जो इसका प्रावधान है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। क्या था कि भैया जो विधान परिषद था, जो नियम बनाने की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, उस प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि जो नियम बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व को लेना शुरू कर दिया था। क्योंकि जो ये अधिनियम किया गया था 1861 का, ये भारतीय लोगों को शामिल करने के लिए किया गया था। अंग्रेजों का जो मकसद था कि हम भारतीय लोगों को शामिल करके बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेंगे। और उनकी चाल थी, ठीक है, लाने की चाल थी, तो वो आप आगे समझ जाएंगे कि किस तरीके से वो शामिल कर रहे हैं। अब जो ये विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व को क्या कर दिया, शामिल करना शुरू कर दिया। तो अब नियम बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। कि शर्तें क्या थी कि पहली बात तो जो भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाएगा उनको गैर सरकारी सदस्य के तौर पर रखा जाएगा। किसके तौर पर रखा जाएगा? गैर सरकारी सदस्य के तौर पर रखा जाएगा, यानी वो सरकारी नहीं होगा, वो गैर सरकारी सदस्य होगा। दूसरी बात, वो वॉयसराय के द्वारा क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, मतलब मनोनीत, जैसे कि हमारे एंग्लो इंडियनों को अब तो समाप्त कर दिया गया है, पहले एंग्लो इंडियन हो गए, इनको क्या किया जाता था? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और 12 सीटें होती हैं राज्यसभा में, जो कि खेल, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से, मतलब जिनको 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इसी तरीके से जो उस टाइम कौन था? वॉयसराय था, है। तो वॉयसराय के द्वारा क्या किया जाता था? भारतीय प्रतिनिधित्वों को मनोनीत किया जाता था। ठीक है, तो अब ऐसे सदस्य मनोनीत किए थे। उस टाइम वॉयसराय कौन था? उस टाइम वॉयसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीय प्रतिनिधित्व को क्या किया? मनोनीत किया। वो तीन कौन थे? एक तो था बनारस का राजा, एक पटियाला का राजा था, और एक था सर दिनकर राव। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को आप नोट कर लें कि इनको लॉर्ड कैनिंग, जो कि वॉयसराय था, उसने विधान परिषद की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में मनोनीत किया था। और वो जो भारतीय प्रतिनिधि थे वो कैसे थे? वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में
होते थे, और दूसरी बात वो मनोनीत किए जाते थे किसके द्वारा, वॉयसराय के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस था। तो दरअसल क्या था ना कि जिन प्रतिनिधित्वों को वो नियम बनाने की प्रक्रिया में शामिल करते थे वो एक तरीके से नाम मात्र के लिए ही शामिल थे। ठीक है, और उन्होंने जब भारतीयों की कमी महसूस की तो उस अपनी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने भारतीय प्रतिनिधित्वों को प्रशासनिक उसमें विधायिक प्रक्रिया में शामिल करने की कमी को पूरा किया था। ठीक है, तो अब ये तो था इसका पहला प्रावधान कि विधान परिषद में या विधान नियम बनाने की प्रक्रिया में विधायी कार्य में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करना। उसके बाद दूसरा जो प्रावधान हुआ, दूसरा प्रावधान क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। अब देखिए, अब थोड़ा इतिहास में जाइए। अगर आपने पिछली वाली वीडियो अच्छे से देखी होंगी तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो आपके याद होगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या क्या था, केंद्रीयकृत प्रशासन की नींव रखी। किसकी रखी, केंद्रीयकृत प्रशासन की नींव रखी थी। ठीक है, तो इस केंद्रीयकृत प्रशासन की नींव रखी। तो अब जो ये था ना, ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है 1861 के उसमें, कि देखिए इससे पहले हमने आपको 1784 का अधिनियम पढ़ाया था। और 1784 के अधिनियम में क्या कर दिया कि द्वैध शासन प्रणाली लाई थी। क्या लाई थी कि द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी। हैं, उसमें एक नियंत्रक बोर्ड था, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी। ठीक है, निदेशक बोर्ड था, है ये था। और इससे पहले हमने एक और आपको बताया था कि भैया जो भी मतलब कंपनी थी, है कंपनी मतलब उसने राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। ठीक है, ये सब मतलब पहले वाले अधिनियम में घटना घटी थी। तो उन सब से स्पष्ट होता है कि जो भारत में जो था मतलब वो केंद्रीकृत प्रशासन को इसने तोड़ दिया। इस अधिनियम ने, कौन से ने, 1861 के इस अधिनियम ने केंद्रीकृत प्रशासन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। अब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू कैसे किया इसने, देखिए इसने एक, जब हम चलेंगे 1781 का अधिनियम पा जाइए। 1781 का अधिनियम में उच्चतम न्यायालय से संबंधित हमने ये 1781 का अधिनियम में हमने उच्चतम न्यायालय से सारे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़े थे, तथ्य पढ़े थे, उसके प्रावधान पढ़े थे। तो उच्चतम न्यायालय में क्या क्या था कि उच्चतम न्यायालय में मद्रास और प्रेसिडेंसी, ठीक है, तीन क्या थे, तीन प्रेसिडेंसियाँ थी। एक तो मद्रास थी, एक बंगाल थी, है, और एक कौन सी थी, एक मुंबई थी। तो बंगाल के लिए पास जो वो गवर्नर जनरल उस टाइम तो बंगाल का गवर्नर जनरल नामक पद था, उसको सारी शक्ति दे दी थी, लेकिन इनकी शक्तियाँ छीन ली गई थी। है, तो अब क्या कर दिया, 1761 का जो भारत परिषद अधिनियम है 1761 का, इसने एक तो जो वो मद्रास है, मद्रास हो जाएगा, एक हो जाएगा मुंबई, ये जो दो प्रेसिडेंसी शहर है इनकी शक्तियां इन्हें वापस दिला दी। ठीक है, क्या कर दी, इनकी शक्तियां इनको वापस दिला दी, मतलब विभाजित कर दी। ठीक है, इनकी शक्तियां इन्हें वापस पुनः दे दी गई। तो शक्तियां पुनः दे देना, ठीक है, शक्तियों का विभाजित कर देना मतलब विकेंद्रीकरण। क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण। तो ये क्या हुआ, ये विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1861 का भारत परिषद अधिनियम करता है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़े थे। और इसके बाद एक और जो हमने 1833 का जो चार्टर अधिनियम पढ़ा था उसमें भी मतलब ये सब हमको देखने को मिला था। है, तो इन्होंने जो था, जो विकेंद्रीकरण क्या था कि इसने जो शक्तियां मतलब प्रेसिडेंसियों के गवर्नर से छीनी गई थी, अन्य गवर्नरों से छीनी गई थी, वो सारी शक्तियां उनको पुनः दे दी गई थी। ठीक है, और शक्तियों का पुनः बंटवारा करने से या शक्तियों को बांट देने से क्या हो जाता है, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। आशा करता हूं कि ये दोनों प्रावधान आपके अच्छे से आ गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगली वाली स्लाइड पर, ये क्या कह रही है। इसके बाद जो तीसरा इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान हुआ, तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें ये हुआ कि विधान परिषदों का गठन करना शुरू कर दिया 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषदों का गठन किया गया। और यह गठन बंगाल में किया गया था। एक विधान परिषद का गठन बंगाल में 1862 में किया जाता है। इस अधिनियम के एक वर्ष बाद ही कर दिया जाता है 1862 में बंगाल में। फिर उसके बाद 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किया जाता है एक विधान परिषद का गठन। उसके बाद 1897 में पंजाब में किया जाता है। ठीक है, तो ये मतलब इसके
1861 के अधिनियम के तहत 3 विधान परिषदों का गठन किया गया था, ठीक है। और इन विधान परिषदों में क्या गया, कानूनी प्रक्रिया बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधित्व को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर क्या किया गया, मनोनीत किया जाता था वोयसराय के द्वारा, ठीक है। तो अब जो इसका चौथा जो प्रावधान था 1861 के भारत परिषद अधिनियम का जो चौथा प्रावधान था वह क्या था कि इसने वोयसराय को परिषद से संबंधित जो नियम बनाने की जो शक्ति थी उस शक्ति का विस्तार किया था कि भैया जो वोयसराय था है उसकी एक परिषद होती थी जो कि मतलब उसके सलाहकार पे तौर पे काम करती थी, ठीक है, उसकी सहायता करती थी। तो अब जो वो परिषद थी, जो काउंसिल थी, इस काउंसिल के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो वोयसराय को दे दी गई, मतलब वोयसराय की शक्ति का विस्तार कर दिया गया है। तो परिषद से संबंधित जो भी नियम बनाए जाएंगे हैं, जो भी मतलब प्रावधान किए जाएंगे, जो भी कानून बनाए जाएंगे वो वोयसराय के बिना नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। तो वोयसराय ही अब क्या करेगा, परिषद के लिए नियम कानून बनाएगा, ये भी प्रावधान कर दिया गया किसके लिए, वोयसराय के लिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, 1859 की बात हम करें, ठीक है, तो 1859 में एक लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रणाली आरंभ की थी जिसको पोर्टफोलियो की प्रणाली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पोर्टफोलियो की बात हम हिंदी में करें तो विभागीय प्रणाली कहते हैं, क्या कहते हैं, विभागीय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो ये विभागीय जो प्रणाली थी है, तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1859 में किसने की थी, वोयसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने की थी, ठीक है। और इस पोर्टफोलियो ने क्या किया था, जो पोर्टफोलियो था यानी जो विभागीय प्रणाली थी, इसको आप पोर्टफोलियो के नाम से ज़्यादा याद रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पोर्टफोलियो ही लिखा आता है हिंदी में भी, वैसे हिंदी में इसका मतलब विभागीय प्रणाली है, ठीक है। तो ये जो पोर्टफोलियो की जो प्रणाली थी कैनिंग के द्वारा जो लाई गई थी है, इसने वोयसराय के परिषद का एक सदस्य, अब जो वोयसराय की जो परिषद है उसका कोई भी एक सदस्य या फिर कोई भी सरकारी प्रभाकारी है या कोई भी सरकारी विभाग का अधिकारी, प्रभाकारी मतलब अधिकारी होना, ठीक है, कोई भी अधिकारी उस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। अब देखिए ये क्या था कि जो ये पोर्टफोलियो की जो प्रणाली थी इसके तहत मान लीजिए जो वोयसराय था इसकी जो परिषद थी, इस परिषद का कोई भी एक सदस्य, ठीक है, कोई भी एक सदस्य अपने विभाग के संबंध में अंतिम आदेश पारित कर सकता है, ये अधिकार उस विभाग के सदस्य को दे दिया गया, ठीक है। तो ये इसके जो विभागीय प्रणाली थी इसका मतलब मेन मोटो ये था कि भैया जो परिषद के जो सदस्य हैं और जो विभाग जिस परिषद के सदस्य का अंतर्गत आ रहा है वह सदस्य अपने विभाग से संबंधित क्या कर सकता है, अपने विभाग से संबंधित अंतिम आदेश पारित कर सकता है काउंसिल की ओर से, ठीक है, परिषद की ओर से क्या कर सकता है, अंतिम आदेश पारित कर सकता है। ये थी पोर्टफोलियो की प्रणाली, असल में जो मतलब 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाई गई थी, ठीक है। तो ये वैसे भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोर्टफोलियो की प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है और इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अगला जो इसका प्रावधान था, 5वां इसका प्रावधान है कि वोयसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल यानी बिना परिषद की संस्तुति मतलब बिना उसके उपस्थित होने की बजाय, ठीक है, बिना काउंसिल की संस्तुति या प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा समझ रहे हो मतलब तारीफ, ठीक है, प्रशंसा या सिफारिश आप बोल सकते हो, संस्तुति वर्ड को भी मतलब देखिए पकड़ना चाहिए, इसीलिए ये वर्ड मैंने यहाँ पे दिया है। तो जो काउंसिल की जो सिफारिश थी, काउंसिल की जो मतलब जो तारीफ थी है, तो काउंसिल की जो सलाह थी उस बिना काउंसिल की सलाह के अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको दे दिया गया, वोयसराय को दे दिया गया। समझिए जो वोयसराय था एक तो इसको क्या कर दिया कि भैया ये परिषद से संबंधित नियम कानून वानून सब बना सकता है, दूसरा क्या कह रहा है कि वोयसराय जो होगा वो आपातकालीन स्थिति में, अगर आपातकालीन स्थिति है तो बिना काउंसिल के ही क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब इसको आप कैसे समझेंगे, इसको आप समझेंगे आर्टिकल 123 के तहत समझेंगे, ठीक है।
आर्टिकल 123 से समझेंगे। भारतीय जो संविधान है उसके आर्टिकल 123 की हम बात करें तो उसमें आर्टिकल 123 के जरिए क्या करता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और इस अध्यादेश से होता क्या है कि मान लीजिए सदन सत्र नहीं बैठ रहा है, कोई भी मतलब देश में कोई भी कंडीशन आ जाए, सदन सत्र के बिना ही सदन सत्र के बिना ही क्या कर सकता है, जो राष्ट्रपति है वो कोई भी नियम वियम लागू कर सकता है। ठीक है, तो ये मतलब था अपना इंडिया का प्रोसेस, अध्यादेश। सब आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। बेसिक से यही समझिए, मान लीजिए कोई भी देश में आपातकालीन स्थिति आई हुई है और जिसके कारण मतलब सदन सत्र नहीं बैठा सकते हैं, नहीं बैठा पा रहे हैं, और कोई भी नियम या कानून जल्दी से लागू करना है, तो जल्दी के लिए क्या करता है, जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 123 के तहत क्या कर देता है, अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है, तो अब ये जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश वायसराय को भी दे दिया गया कि भैया जो परिषद है उस परिषद के बिना भी आप क्या कर सकते हो, अध्यादेश जारी कर सकते हो आपातकालीन स्थिति में। ठीक है, तो अब अध्यादेश को पारित करने का अधिकार मिल गया वायसराय को। ठीक है, बिना काउंसिल के परिषद को। ठीक है, वो बिना काउंसिल के भी आपातकालीन स्थिति में क्या कर सकता है, नियम बना सकता है, कानून लागू कर सकता है। ये अधिकार वायसराय को दे दिया गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जब हम अध्यादेश की बात करते हैं तो आर्टिकल 23 आपके मतलब दिमाग में होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये जितने भी इसके प्रावधान थे आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन वाले बटन को हिट कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।